सीतापुर गांव में एक छोटा सा व्यापारी रतन खिलौना बेचता था। रतन, ये खिलौना कितने का है? सेठ जी, मात्र 80 रुपए में। मैंने पूरी लगन से बनाए हैं। ये बहुत ही सुंदर है और बाजार में इतने कम कीमत में नहीं मिलेगा। खिलौने अच्छे हैं पर कीमत बहुत ज्यादा है। तुम्हें वही मिलेगा जो मैंने तय किया है। मैं तुम्हें सिर्फ 50 रुपए दूंगा। रतन को उम्मीद से बहुत कम पैसे मिले। दिन भर काम करके शाम को उदास और चिंतित मन से वह घर लौटा। अरे जी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं सुखमणि, इतनी कम आय में गुजारा कैसे होगा? 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से जुटा पाता हूँ। इनके बच्चों के लिए शिक्षा और तुम्हारे भविष्य के लिए भी कुछ बचा नहीं पा रहा हूँ। रतन, अगर हम गाय खरीद लेंगे तो घर के हालात सुधर सकते हैं। पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास तो कुछ नहीं। रतन की पत्नी अपने गहने संभाल कर रखती थी, लेकिन घर की हालत देखकर परेशान रहती थी। मेरे गहने बेच दो, घर चलेगा तो गहने फिर बन जाएंगे। रतन आंसू भरकर पत्नी के गहने बेच देता है। एक सुंदर दूध देती हुई गाय घर ले आता है। देखो, हमारी किस्मत बदल जाएगी। हाँ रतन, बस गाय का ध्यान रखना। पहले दिन रतन बाजार में दूध बेचता है और अच्छे पैसे मिलते हैं। आज तो मजा आ गया। इतने पैसे तो कभी नहीं कमाया था। देखा, मेहनत रंग लाती है। लगता है अब हम कर्ज भी चुका देंगे। बच्चों की पढ़ाई भी हो जाएगी। कई दिनों तक ऐसे ही अच्छा काम चलता रहे। लेकिन एक दिन सुबह को अरे, ये गाय उठ क्यों नहीं रही? हे भगवान, अब इस गाय को भी हमसे मत छीन लेना। हे भगवान, इसे क्या हो गया? रतन, क्या हुआ गाय को? सुखमणि, पता नहीं क्या हो गया हमारी गाय को। मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। रतन डॉक्टर को बुलाकर लाता है। रतन, बहुत अफसोस है, गाय मर चुकी है। डॉक्टर यह कहकर चला जाता है। मेरे सारे सपने खत्म हो गए। मैं अपनी पत्नी के गहने भी खो बैठा। रतन, गहने तो फिर बन जाएंगे। तुम हिम्मत मत हारो। पूरा घर सदमे में है। रतन की कमाई हुई उम्मीदें एक झटके में टूट गईं। ये सब मेरी गलती है। मैंने गाय की ठीक से जांच नहीं करवाई थी। गलतियां सबसे होती हैं। अगर हम उसी को लेकर बैठेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तुम ही बताओ, अब मैं आगे क्या करूं? अपने पास इतने पैसे भी तो नहीं है कि कुछ कर सके। रतन, आप चिंता न करें। हमें एक बार सेठ धनराज से मिलना चाहिए। वो बहुत ही दयालु हैं। वो हमारी समस्या का कोई न कोई हल जरूर निकालेंगे। रतन गहरी सांस लेता है और दोबारा मजबूती से खड़े होने का फैसला करता है। मैं फिर मेहनत करूंगा और इस बार समझदारी से कदम उठाऊंगा। सुखमणि, तुम सही कह रहे हो। मैं अभी सेठ धनराज के पास जाता हूँ मदद के लिए। रतन सेठ धनराज के घर चला जाता है। सेठ जी, नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ रतन, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कोई परेशानी आ गई क्या? आपके गांव का एक निर्धन कारीगर हूँ। मेरे पास अपनी कला को बढ़ाने के लिए जमीन या कार्यशाला नहीं है और मेरी कमाई परिवार के लिए अपर्याप्त है। कृपया मेरी सहायता करें। सेठ ने कुछ देर सोचकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं तुम्हें अपने घर की पिछली ओर की कुछ बेकार पड़ी जमीन देता हूँ। तुम उस पर जो चाहो उगाओ या कार्यशाला बनाओ। जो कुछ भी पैदा होगा वो तुम्हारा होगा, लेकिन उसे जमीन पर कब्जा करने की कभी मत सोचना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। रतन अब उस जमीन में कड़ी मेहनत से काम करने लगा और अपने परिवार को चलाने लगा। एक दिन रतन खेत में काम कर रहा था, तभी अरे, ये क्या है?
कहीं कोई पत्थर या कोई नई मुसीबत तो नहीं? रतन ने उस जगह गहरी खुदाई की तो उसे जमीन के भीतर से हीरा से भरा एक घड़ा मिला। रतन उस हीरे के घड़ा को देखकर हक्का बक्का रह गया। वाह, हीरा से भरा घड़ा! मेरी तो किस्मत चमक उठी। अब हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। नहीं नहीं, ये जमीन तो सेठ धनराज की है, तो ये हीरा भी सेठ ही का हुआ। मैं इसे कल ही सेठ को लौटा दूंगा। रतन वह घड़ा लेकर घर आया। सुखमणि ने उसके हाथ में हीरे का घड़ा देखी तो हैरान रह गई। रतन जी, आपको ये हीरे का घड़ा कहाँ से मिला? खेत को समतल करते वक्त ये फरसा से टकराया, खुदाई करने पर मिला। मैं कल इसे सेठ को लौटा दूंगा। अरे जी, मुझे लगता ये हीरे से भरा घड़ा हमें भगवान ने वरदान में दिया है। हम इस हीरे को उस सेठ को क्यों दें? नहीं सुखमणि, ये हीरा हमें सेठ धनराज के जमीन से मिला है। सुखमणि बहुत ही चालाक किस्म की औरत थी। रतन, आप ये हीरा को वापस मत लौटाइए। इस हीरे की बदौलत से हम अमीर हो जाएंगे, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे और हमारे ऊपर से सब कर्ज भी उतर जाएगा। हाँ सुखमणि, तुम बात तो सही कह रही हो। रतन अपनी बीवी की बात मान जाता है। अगले दिन सेठ धनराज के पास एक आदमी पहुंचा। सेठ जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ बिरला, तुम आज यहाँ? हाँ सेठ जी, बात ही कुछ ऐसी है। अच्छा, ऐसी क्या बात गई बिरला, जल्दी बताओ। कल रतन आपकी जमीन में हल चला रहा था। उसी वक्त उसको जमीन से कुछ कीमती चीज हाथ लगी है। मुझे नहीं मालूम वो क्या है, लेकिन मुझे अंदेशा है वो सोना, हीरा या कोई खजाना उसके हाथ लगा। अच्छा, तो उस रतन की इतनी हिम्मत, मेरी जमीन से अनाज उगाकर अपना घर चलाता है, और उसमें निकली हुई चीज मुझे अभी तक उसने बताया भी नहीं। तुमने बहुत अच्छा किया बिरला ये बात बताकर। मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। सेठ जी, मेरा इनाम। ये लो बिरला, जाओ खुश रहो। सेठ धनराज रतन को बुलाता है। जी सेठ जी। धनराज गुस्से में लाल होकर उसने कहा, रतन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जमीन के अंदर से क्या निकला है? सेठ जी, कुछ भी तो नहीं। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं अभी पता लगाता हूँ। सेठ धनराज अपने एक सिपाही को बुलाता है। जाओ, इस रतन के घर, पूरे घर का एक एक कोना छान मारो, जो भी मिले लेकर आओ। ठीक है सेठ जी, मैं तुरंत जा रहा हूँ। धनराज का सिपाही रतन के घर से हीरे का घड़ा लेकर आता है। सेठ जी, रतन के घर से ये हीरे का घड़ा मिला है। क्या रे रतन, तू मुझसे झूठ बोल रहा था? इसका मतलब तुम्हारे पास और भी सोना हीरा है। लेकिन सेठ जी, मुझे सिर्फ यही हीरे का घड़ा ही मिला है। मुझे कोई और खजाना नहीं मिला। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम इतने ही ईमानदार होते तो कल ही क्यों नहीं लौटाया? सेठ जी, मैं आपको और खजाना कहाँ से लाकर दूं? वह बहुत गिड़गिड़ाया और रोया, लेकिन सेठ ने उसकी एक ना सुनी और उसे अंधेरी कोठारी में डाल दिया। उधर रतन की पत्नी बहुत ही परेशान थी कि सेठ ने रतन को क्यों बुलाया। उसी वक्त गांव का एक औरत उसे खबर देती है, अरे सुखमणि, जानती है तुम्हारी पति को अंधेरी की काली कोठी में डाल दिया है सेठ ने। क्या तुम सच कह रही हो? ये सुनकर सुखमणि रोने लगी और उसने मन में कहा, हे भगवान, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है कि सबका कसूरवार मैं हूँ। अगर मैं रतन की बात मान ली होती तो आज ये सब ऐसा न होता। हे भगवान, मेरे पति रतन को बचा लो। काली कोठरी में रतन के साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा था, जिससे वह बहुत कमजोर हो गया था। क्या इसने अपनी जुबान खोली? इसने बताया और खजाना कहाँ छुपा कर रखा है? नहीं सेठ जी, इसको इतना मारा, बर्फ की सिलाई पर भी लेटा दिया 10 घंटा, लेकिन ये मुंह खोलने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक ही बात कह रहा है, मेरे पास और खजाना नहीं है। अच्छा, तो रतन बताया नहीं और कहाँ खजाना रखा है?
खजाने का राज बता दे और अपनी जान बचा ले, वरना मर जाएगा। सिपाही ये जब तक मुंह न खोले तब तक इसे मारते रहो। सेठ धनराज या कहकर वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद रतन की पत्नी सुखमणि सेठ धनराज के पास आती है। सेठ जी, मेरे पति को छोड़ दीजिए, वो बेकसूर है। वो सोने का घड़ा आपके पास लेकर आ रहे थे, लेकिन मैं ही उन्हें लाने से मना कर दिया था। मैं लालच में आ गई थी, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। मैं कैसे मान लूं? तुम सच बोल रही हो। आप चाहो तो मुझे कैद कर लो, लेकिन रतन को छोड़ दो। सिपाही रतन को काल कोठरी से रिहा कर दो और उसे अकेला छोड़ दो मेरे पास आने के लिए। रतन काल कोठरी से छूटकर आ ही रहा था, तभी रास्ते में उसे लाल पत्थर का एक टुकड़ा मिलता है, जो उसे हीरे के मुकाबले में कई गुना कीमती था। अरे, ये लाल पत्थर तो बहुत कीमती पत्थर है। ये भी सेठ की इस हवेली में मिला। रतन पत्थर लेकर सेठ के पास आता है। सेठ जी, मैं हवेली से आ रहा था आपके पास, तभी मुझे ये लाल पत्थर मिला। ये पत्थर तुम्हें मिला नहीं है रतन, मैं ही रखवाया था तुम्हें चेक करने के लिए कि तुम ईमानदार हो या नहीं। तो इससे ये पता चला कि तुम ईमानदार तो हो, इसलिए मैं तुम्हें इस बार माफ करता हूँ और मैं तुम्हें जमीन भी वापस देता हूँ। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेठ जी, आपने मेरे पति की बात को सुना और समझा। हम आपके बहुत आभारी हैं। मेरे पति बहुत ईमानदार हैं। उन्हें कोई और खजाना नहीं मिला था। रतन और सुखमणि वहां से घर चले जाते हैं। और अगले दिन से वह उसी तरह खेतों में काम करते हैं। एक दिन रतन को फिर हीरे का एक घड़ा मिलता है। हे भगवान, आज फिर मुझे ये घड़ा मिला, लेकिन इस बार मैं लालच नहीं करूंगा। ये घड़ा अभी मैं सीधा सेठ धनराज के पास लेकर जाता हूँ और उसे दे दूंगा। राजू घड़ा लेकर सेठ धनराज के पास पहुंचता है। सेठ जी, ये लीजिए, ये घड़ा मुझे आज फिर मिला है। वाह रतन, मैं तुम्हारी इस ईमानदारी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। ये हीरे का घड़ा तुम रख लो, मेरी तरफ से यह भेंट है। और इसी तरह हमेशा ईमानदारी से काम करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये एहसान आपका कभी नहीं भूलूंगा। रतन ये कहकर खुशी खुशी जादुई हीरे का घड़ा लेकर अपने घर को वापस लौट जाता है।